हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज आपको मैं क्लास इंटरमीडिएट का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा और जो कि आज का टॉपिक है प्रमुख अभिक्रियाएं। आप लोगों में 6 नंबर का यह क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आज कुछ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे, ठीक है। जैसे देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन का जवाब सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा। तो समझिए। अब देखिए, नंबर 1 है कोल्बे विद्युत अपघटनी अपक्रिया, नंबर 2 है वर्टज अपक्रिया, अगला है फ्रैंकलैंड अपक्रिया, इसी प्रकार अगला है चौथा वर्टज फिटिग अपक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, कार्विल एमीन अपक्रिया, एल्डोल संघनन, क्लेजन संघनन, पार्किन अपक्रिया। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको अभी तुरंत मिलेगा, ठीक है, आंसर के साथ। तो समझिए। अगला देखिए, इसी प्रकार पार्किंग अपक्रिया, रीमन टीमन अपक्रिया, इटार्ड अपक्रिया, हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया, सैंडमायर अपक्रिया, रोजनमुंड अपक्रिया, नाइट्रीकरण अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण, ओजोनोलिसिस, ठीक है, ओजोनोलिसिस अपक्रिया, ठीक है। अगला देखिए, 19 नंबर है गाटरमान कोच होता है, ठीक है, एल्डिहाइड, ठीक, एल्डिहाइड संश्लेषण। अगला है डाई एजो अपक्रिया, स्टेफेन अपक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन, एसिटिलीकरण, ठीक है। और अगला है 24 नंबर, जो कि 24 प्रश्न का आंसर आपको मिलेगा हाइलोफार्म अपक्रिया। यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आप मान के चलिए जो आपका विस्तृत क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको 100% आ जाएंगे, ठीक। तो अब हम समझते हैं एक एक करके इसका आंसर। चलिए तो समझते हैं। आप नंबर 1 है कोल्बे विद्युत, ठीक है, नंबर 1 है कोल्बे विद्युत अपघटनी अपक्रिया क्या होती है। तो समझ लो। देखिए, वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से एनोड पर हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं और इस अपक्रिया को कोल्बे विद्युत अपघटनी अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। इस अपक्रिया द्वारा दोनों प्रकार के हाइड्रोकार्बन, दोनों प्रकार में जैसे संतृप्त भी आ सकता है और असंतृप्त, प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। उदाहरण समझिए, जैसे एथेन बनाना, ठीक है। संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवणों के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से एल्केन प्राप्त होता है। देखिए, यह है सोडियम एसीटेट CH3COONA, और इसका हमने क्या कर दिया, जल अपघटन कर दिया, ठीक है, मतलब जल के साथ विद्युत अपघटन कर रहे हैं। तो एनोड पर देखिए, यहाँ पर एथेन बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार कैथोड पर बन गया NaO या सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। एथेन का सूत्र आप लोग सामान्य में जानते होंगे C2H6। तो ध्यान से इसको भी देखिए, तो 2 कार्बन और 3 6 वो भी है, तो यही है, एथेन बन गया। ये था कोल्बे विद्युत अपघटनी अपक्रिया। इसे आप 100% रट्टा तोतक तरह याद कर लीजिए सब, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, ठीक है, इसी में कई सारा आपको उदाहरण दिया गया है, ठीक। ये सारे उदाहरण आप देख लेना, जैसे एथिलीन बनाना, इसको भी देख लीजिए, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम ऑक्सीनेट लिया गया है, ठीक है, इसमें, ठीक। तो इसके साथ क्रिया करा दिया गया है। तो देखो, विद्युत अपघटन, तो यहाँ पर एनोड पर एथिलीन बना हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैथोड बना हुआ है। इसी प्रकार एसिटिलीन बनाना है, तो इससे भी देखो एसिटिलीन बना दिए, इसको ले लिए, ठीक है। तो इन तीनों उदाहरण में से जो इच्छा आपकी कहे वो एक ही आप 100% याद कर लीजिए। अगला देखिए, अगला है वर्टज अपक्रिया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं हैं ये सब। वर्टज अपक्रिया, देखो वर्टज अपक्रिया क्या, वह अपक्रिया जिसमें एल्किल हाइलाइड के 2 अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अपक्रिया करके एल्केन प्राप्त हो, वर्टज अपक्रिया कहलाता है। इसका उपयोग मुख्यतः सम्मित एल्केन बनाने में होता है। तो समझ लेते हैं इसका उदाहरण, ठीक है। देखो, उदाहरण में लिया गया RX, ठीक है, इसको बोलते हैं एल्किल हाइलाइड। सोडियम के साथ इसका 2 अणु लिया गया है एल्किल हाइलाइड का। देखिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा दिए, तो R बॉन्ड R मतलब एल्केन बन गया, ठीक है, ये सोडियम हाइलाइड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर R का मतलब होता है एल्किल, जो यक्स है हाइलाइड, इसमें Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं और आयोडीन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मिथिल आयोडाइड ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मिथिल आयोडाइड, यहाँ भी मिथिल आयोडाइड का 2 अणु लिया गया, सोडियम के साथ क्रिया करा दिए तो बन गया एथेन। इसी प्रकार आप यहाँ एथिल आयोडाइड भी ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं एथिल आयोडाइड, ये भी एथिल आयोडाइड सोडियम के साथ अशुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा दिए तो ये बन गया ब्यूटेन, जिसमें नाम होगा बीएन ब्यूटेन, ठीक है।
अगला अपक्रिया देखिए, अगला अपक्रिया है अपना फ्रैंकलैंड अपक्रिया। फ्रैंकलैंड अपक्रिया क्या होती है देखिए, ईथर की उपस्थिति में, देखिए ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु 2 और एल्किल हाइलाइड की क्रिया से पैराफिन का बनना फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहलाती है। ये पैराफिन जो होता है उसे हम एल्केन सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए उदाहरण में हमने लिया RI, आर का मतलब एल्किल, आई मतलब आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड जिंक के साथ एल्किल आयोडाइड का 2 लिया जाता है ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, जिससे क्या बन गया, एल्केन बन गया, ठीक है। एल्केन को ही पैराफिन कहते हैं। अब इसके दर पे, आर के दर पे हमने मेथिल ले लिया, तो मेथिल आयोडाइड के साथ क्रिया 2 ले लेंगे, जिंक के साथ क्रिया करा देंगे तो एथेन बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिखा भी है, इसका उपयोग भी एल्केन के निर्माण में होता है। अगला समझिए, अब अगला अपक्रिया है वर्टज फिटिग अपक्रिया। ये क्या होता है, एक अणु एल्किल हाइलाइड व एक अणु एरिल हाइलाइड के शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करा के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अपक्रिया वर्टज फिटिग अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। आयोडोबेंजीन मेथिल आयोडाइड से अपक्रिया करके टॉलुइन बना रहा। जैसे यहाँ देखिए, यह है आयोडोबेंजीन C6, ठीक है, C6H5I, और इसको क्रिया कराया जाता है सोडियम के साथ। अब यहाँ पर देखिए दूसरा हमारे साथ क्या लिया गया, इसमें एल्किल हाइलाइड भी ले गए, एरिल हाइलाइड भी। तो एरिल हाइलाइड ये हो गया, एल्किल हाइलाइड में यहाँ ले लेते हैं CH3I मेथिल आयोडाइड। इसके साथ जब क्रिया कराते हैं तो देखिए यहाँ से ये दोनों अलग हो जाते हैं, तो जिससे क्या बन जाता है, यहाँ देखिए टॉलुइन बन जाएगा, और ये इतना देखो अलग हो गया तो सोडियम आयोडाइड बन गया, ठीक है। एक उदाहरण और आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए, ठीक है, यहाँ पर आयोडोबेंजीन लिया गया, इसी के साथ क्रिया एथिल आयोडाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तब भी हमारा क्या बनेगा, एथिल बेंजीन, ठीक। ये सारी क्रियाएं एग्जाम के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम में दिखने को ये मिल ही जाएगा। अगला देखिए, देखिए फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रिया। ये क्या होता है, जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसी एल्किल या एसिल हाइलाइड के साथ निर्जल AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड है तो प्रेरक की उपस्थिति में अपक्रिया होते हैं, ठीक है, होती है, तो देखिए, तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित होकर बेंजीन का एल्किल या एसिल व्युत्पन्न प्राप्त होता है। तो इस अपक्रिया को फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। यह क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक तो फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण होता है, एक होता है एसिटिलीकरण, ठीक है। अब इसमें देखिए उदाहरण लिया गया, देखो बेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करा दी है, तो यहाँ से बन जाता है टॉलुइन और HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर बेंजीन को एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो एसिटोफिनॉल बनता है और HCl अम्ल बनता है, ठीक है। ये था फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रिया। अगला आप समझिए, देखो ये है काइनीजारो अपक्रिया। तो काइनीजारो अपक्रिया क्या होती है वो समझिए। आप देखिए, जब उन एल्डिहाइडों के 2 अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, तो इस अपक्रिया को काइनीजारो अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, हमने पहले क्या लिया उदाहरण में, फॉर्मल्डिहाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए कास्टिक क्षारों के साथ बोला था, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा दी है, यहाँ पर मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बन गया। इसी प्रकार देखिए, अब यहाँ पर जो फॉर्मल्डिहाइड था इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा देते हैं तो मेथिल एल्कोहल और पोटेशियम फॉर्मेट बन जाता है। अगर यहीं पर बेंजल डिहाइड लिया जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो इसका बन जाता है बेंजिल एल्कोहल और सोडियम बेंजोइड बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर बेंजल डिहाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कर देगी, चाहे सोडियम या पोटेशियम रहे तो दोनों को सिर्फ फेरा फेरी करते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए वही बेंजिल एल्कोहल बनेगा और यहाँ क्या बन जाएगा, बेंजिल, ठीक है, पोटेशियम बेंजोइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये अपक्रिया अपनी क्या कहलाती है, देखो जैसे यह है काइनीजारो अपक्रिया। यदि C6H5CHO मतलब बेंजल्डिहाइड का एक अणु HCHO का एक अणु प्रयुक्त हो तो इस अपक्रिया को काइनीजारो अपक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ देखिए, बेंजल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्रिया कराए सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्षार के साथ तो बन गया बेंजिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट, तो ये भी क्या कहलाएगा, काइनीजारो अपक्रिया। अगला समझिए, कार्बिल एमीन अपक्रिया। तो इसे समझ लेते हैं, कार्बिल एमीन अपक्रिया क्या होती है। देखिए, जब एलिफैटिक या अरोमैटिक प्राथमिक एमीन जैसे एनिलीन, एथिल या मेथिल एमीन को
एल्कोहलिक एवज की उपस्थिति में क्लोरोफार्मिक कुछ बूंदों के साथ गर्म किया जाता है तो तीव्र दुर्गंध आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो इस अपक्रिया को कार्बिलेमीन अपक्रिया कहते हैं। इसका उपयोग प्राथमिक एमीन समूह की उपस्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एनिलीन लिया गया और क्लोरोफार्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तीनों को मिला दिया गया और इसके साथ जब हम लोग क्रिया कराते हैं तो यह बन जाता है फेनिल साइनाइड C6H5CN और यहाँ से पोटेशियम क्लोराइड और जल अलग हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए मेथिल साइनाइड ले सकते हैं, आपकी इच्छा कर एथिल साइनाइड लीजिएगा। देखिए यहाँ पर एनिलीन था, एथिल है और मेथिलेमीन, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। और क्लोरोफार्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में ऐसी क्रिया करा देंगे तो अपना बन जाएगा यहाँ पर इसके साथ मेथिल साइनाइड। ठीक है, जो मेथिल साइनाइड होता है इसमें एक दुर्गंधयुक्त आइसोसाइनाइड की तरह आती है, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बिलेमीन अपक्रिया। ठीक है, ये सारी अपक्रिया आप 100% याद कर लेंगे। अगला समझिए, अगली अपक्रिया है एल्डोल संघनन। कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है तनु NaOH, पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3 आदि की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं तो यह अपक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। एस्टल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एस्टल्डिहाइड का 2 अणु लिया गया है, इसके साथ क्रिया करेगा तो ये बना देगा एल्डोल। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। अब देखो यह संघनन 2 समान या भिन्न एल्डिहाइडों के अणुओं में, 2 समान या भिन्न कीटोनों में तथा एक एल्डिहाइड तथा एक कीटोन के मध्य हो सकता है। जैसा कि यहाँ देखिए यह है प्रोपिल एल्डिहाइड और यह है एस्टल्डिहाइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर एल्डोल बन जाता है। ठीक है, ये सब इसका उदाहरण है। आप इसे क्या करेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे 100%, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। ये इसका उदाहरण चार्ज इसके साथ आप लोग क्रिया करा सकते हैं। ये चार्ज इसका संरचना होता है। ठीक है, इसी के साथ जब क्रिया कराएंगे आप। ठीक, अगला देखिए, अगला है क्लेजन संघनन। ये क्या होता है क्लेजन संघनन? देखिए जब अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले एस्टरों के 2 अणुओं को, ठीक है, C2H5ONA सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में संघनित किया जाता है जिसके फलस्वरूप बीटा कीटो एस्टर प्राप्त होते हैं और यह क्रिया क्या कहलाएगी, क्लेजन क्रिया कहलाएगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ देखिए एथिल एसीटेट का यहाँ पर 2 अणु लिया गया है। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में था, सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराया गया तो इससे बन जाता है बीटा कीटो एस्टर या इसी को बोलते हैं एथिल एस्टो एसीटेट और यहाँ बन जाता है एथिल एल्कोहल। ठीक है, यही अपक्रिया कह रही थी क्लेजन अपक्रिया। अगला देखिए, अगला अपक्रिया है पार्किंग अपक्रिया। किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड पर एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्जल लवण और उसी अम्ल के एनहाइड्राइड की अपक्रिया से अल्फा बीटा असंतृप्त एरोमेटिक अम्ल प्राप्त करने की अपक्रिया को पार्किंग अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण समझ लेते हैं इसका। देखिए ये उदाहरण है इसका। उदाहरण है बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड तथा सोडियम एसीटेट के मिश्रण के साथ 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से सिनेमिक अम्ल बनता है। ठीक है, जो अल्फा बीटा असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। यहाँ समझे तो इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण है बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिया, इससे क्या बन गया, सिनेमिक अम्ल और क्या बन गया, एसिटिक अम्ल। ठीक, अगली अपक्रिया समझिए। अगली अपक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। देखिए रीमा टीमैन अपक्रिया। ये क्या होता है, वह अपक्रिया जिसमें फिनॉल क्लोरोफार्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कास्टिक सोडा के जलीय विलयन की उपस्थिति में लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अपक्रिया द्वारा क्रमशः सिलेलिक अम्ल एल्डिहाइड, ठीक है, सिलेलिक एल्डिहाइड या सिलेलिक अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में देता है, मतलब बनाता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, रायमंड टीमैन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए फिनाल को क्लोरोफार्म के साथ और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति रहती है लेकिन इसके साथ क्रिया कराई जाती है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड क्रिया कराते हैं तो ये बनता है सिलेलिक एल्डिहाइड। ये सिलेलिक एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। अब देखिए फिर, ठीक है, या तो आप इसके साथ क्रिया करा दीजिए, ये फिनॉल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में 60 डिग्री, तब भी हमारा क्या बनेगा, सिलेलिक एल्डिहाइड बनेगा।
ठीक है, और NaCl और जल निकलेगा। यही अपक्रिया कहलाती है रीमन-टेमैन अपक्रिया। ठीक है, अगला देखिए, अगला अपक्रिया है इटार्ड अपक्रिया। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड, ये क्रोमिल क्लोराइड का सूत्र है, द्वारा टॉल्यूइन के आंशिक ऑक्सीकरण को इटार्ड अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगली अपक्रिया क्या है, तो अगली अपक्रिया है इटार्ड अपक्रिया। तो देखिए इटार्ड अपक्रिया क्या होती है, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड, ये क्रोमिल क्लोराइड का सूत्र है, द्वारा टॉल्यूइन के आंशिक ऑक्सीकरण को इटार्ड अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस अपक्रिया द्वारा टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। पहले एक योगात्मक जटिल यौगिक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, जो जल अपघटन पर बेंजल्डिहाइड देता है। ठीक है, मतलब बेंजल्डिहाइड बनता है। तो देखिए टॉल्यूइन लिया गया यहाँ से, इसका ऑक्सीकरण कर देते हैं, और इसकी उपस्थिति में कार्बन डाइसल्फाइड भी लगा, और देखो क्या क्रोमिल क्लोराइड भी लगा है। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण जैसे ही होगा उससे क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड और जल बन जाता है। तो यही अपक्रिया कहलाती है इटार्ड अपक्रिया। अगला अपक्रिया समझते हैं। अगला अपक्रिया हाफमान ब्रोम एमाइड अपक्रिया। देखिए वह अपक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में अपक्रिया करके प्राथमिक एमीन, ठीक है, बनाते हों, तो यह अपक्रिया हाफमान ब्रोम एमाइड अपक्रिया कहलाती है। इस अपक्रिया की सहायता से बॉन्ड CONH2 समूह को बॉन्ड NH2 समूह में परिवर्तित किया जाता है। देखिए ये इतना जो समूह होता है उसको एमाइड अपक्रिया कहते हैं, और ये NH2 जो होता है उसको एमीन अपक्रिया कहते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ एमाइड को इसकी उपस्थिति में अर्थात उसके साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, एमाइड बनेगा। तो इसका उदाहरण समझ लेते हैं। देखिए ये है एसिटेमाइड, इसको ब्रोमीन के साथ क्रिया कराते हैं तो ये बन जाता है एसिटोब्रोमेमाइड, और ये HBr बन जाता है। आगे समझ लेते, देखिए जब HBr को KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो KBr अर्थात पोटेशियम ब्रोमाइड और जल बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जब हम इसे को क्रिया इसके साथ कराते हैं तो मेथिल आइसोसाइनेट बनता है और KBr और H2O बनता है। ठीक है, यहां से देखिए तीसरी अपक्रिया इसमें क्या है, यहाँ से मेथिल आइसोसाइनेट को KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो मेथिल एमीन और पोटेशियम कार्बोनेट बनता है। यदि इन तीनों रिएक्शन को हम लोग जोड़ देते हैं तो सीधा सा अर्थ हो जाता है एसिटेमाइड ब्रोमीन, मतलब द्रव ब्रोमीन KOH के साथ क्रिया करके मेथिल एमीन, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड और जल बनाता है। या इसी प्रकार हम बोल सकते हैं बेंजेमाइड ये है, इसको द्रव ब्रोमीन KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो एनिलीन बनता है, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट और जल बनता है। और यही अपक्रिया कहलाती है हाफमान ब्रोम एमाइड अपक्रिया। अब अगली अपक्रिया समझते हैं। देखिए अगली अपक्रिया है सैंडमायर अपक्रिया। ये क्या होता है, जब डाई एजोनियम लवण विलयन को क्यूपरस क्लोराइड या HCl या Cu2Br2 या HBr या देखिए ये सब उपस्थिति के काम करते हैं कि साथ गर्म करते हैं तो एजो समूह क्रमशः बॉन्ड Cl बॉन्ड Br Cn से प्रतिस्थापित हो जाता है। इस अपक्रिया को सैंडमायर अपक्रिया कहते हैं। देखिए समझिए, अब यह है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, समान सूत्र में आप लोग जानते होंगे C6H5NH2, ठीक है, N2Cl, ये है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, समझ गए होंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसकी उपस्थिति में क्रिया कराया जाता है तो यहाँ से N2 निकल जाएगा। ठीक है, और ये HCl जो बनता है उत्पाद का भी काम करता है, उत्प्रेरक का यहाँ पर HCl निकल जाता है, यहाँ Cl सिर्फ बचेगा तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ये देखो ये भी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, यदि इतना की उपस्थिति में कराएंगे तो ये तो सेम बनेगा, उससे कोई नहीं होगा, तो यहाँ पर Cl के दर पे Br आ जाएगा। ठीक है, ये आपस में क्या कर लेते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। इसी प्रकार अगर साइनाइड के साथ क्रिया करा दे तब देखिए सेम वही वर्क, यहाँ से KCl अलग हो जाएगा और उसके बाद ये Cn जो होगा इसके साथ क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा साइनोबेंजीन। ठीक है, यही अपक्रिया क्या कहलाती है, सैंडमायर अपक्रिया। अगला समझते हैं। देखिए अगली अपक्रिया है रोजेनमुंड अपक्रिया। ये किसी एसिड क्लोराइड का PD या बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन रोजेनमुंड अपक्रिया कहलाती है। इसका उपयोग
एल्डिहाइड के निर्माण में होता है। ठीक है, ये देखिए उदाहरण समझिए। तो ये इतना एसिल क्लोराइड है, इसका हम लोग क्या करते हैं, अपचयन करते हैं या फिर हाइड्रोजन के साथ इसकी उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो बन जाता है एल्डिहाइड और HCl बन जाता है। ठीक है, ये है एसिटिल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं एसिटाल्डिहाइड और बनता है HCl। या इसी को बेंजोइक क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं हाइड्रोजन के साथ तो बनता है बेंजल्डिहाइड और HCl बनता है। ठीक है, तो अब हम अगली क्रिया देखते हैं। देखिए अगली अपक्रिया है नाइट्रीकरण अपक्रिया। ठीक है, अब नाइट्रीकरण अपक्रिया क्या होती है वो समझिए। देखिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड पेपर में आ सकते हैं, तो सभी क्वेश्चन को आप 100% तैयार कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। देखिए अगला है नाइट्रीकरण अपक्रिया। तो नाइट्रीकरण अपक्रिया क्या होती है, देखिए नाइट्रीकरण एरोमेटिक यौगिकों का विशिष्ट गुण है। जब बेंजीन या उसके समजात यौगिकों को सांद्र HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल के साथ H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में या नाइट्रीकरण मिश्रण द्वारा अपक्रिया कराने पर बेंजीन रिंग से बांड H प्रतिस्थापन, ठीक है, बांड NO2 नाइट्रो समूह होता है द्वारा होता हो और उनके नाइट्रो व्युत्पन्नों का निर्माण हो तो यह क्रिया कहलाती है नाइट्रीकरण। ठीक है, अब इसमें समझिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है जो बेंजीन रिंग हो। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए बेंजीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपक्रिया कर रहे हैं, जिससे क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन और जल बन गया। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर हमने टॉल्यूइन लिया है और इसको सांद्र HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपक्रिया कराते हैं, जिससे देखो क्या बनता है, आर्थो नाइट्रोटॉल्यूइन और पैरा नाइट्रोटॉल्यूइन। ठीक है, और जल निकलता है। ठीक है, ये दो इन्हीं का मिश्रण बनता है, इसी को हम लोग नाइट्रीकरण करते हैं। आपको मैं एक विशेष बात बताऊंगा अभी 1 मिनट पहले, इसको आप दूसरा उदाहरण भी समझ लीजिए इसका। ठीक है, कि आर्थो मेटा और पैरा कहाँ जोड़ा जाता है। देखिए ये है नाइट्रीकरण मिश्रण में 1 भाग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व 1 भाग HNO3 होता है। ठीक है, जब भी नाइट्रीकरण होगा देखो इसमें इसके साथ क्रिया और इसकी उपस्थिति रहेगी ही रहेगी। ठीक है, 1 भाग इसमें क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल और 1 भाग क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराएं इतना डिग्री सेंटीग्रेड पर तो बन जाता है मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन और जल निकल जाता है। तो अब इसमें हम समझ लेते हैं कि आर्थो मेटा और पैरा कहाँ जोड़ता है। समझिए जैसे ये हमने बना लिया बेंजीन रिंग। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हमने ले लिया CH3 तो इसको बोला जाता है टॉल्यूइन। अब देखो यहाँ भी जुड़ सकता था, यहाँ भी जुड़ सकता था, यहाँ भी। ठीक है, अब जो वर्क इधर होगा वही वर्क इधर, ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, और ये दोनों भी सेम होते हैं। इस पे देखते हैं, देखो अब ऐसे काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जब भी 2 या 6 पे जुड़े तो उसको बोलते हैं आर्थो। क्या बोलते हैं, आर्थो। यहाँ जुड़ेगा तो आर्थो ए से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 3 और 6 पे जुड़े मतलब यहाँ पर जुड़े या तो यहाँ 3 और 5 पे जुड़े। ठीक है, 3 और 5 पे जुड़े तो यहाँ पर बोलते हैं मेटा। ठीक है, यहाँ पर अगर जुड़ेगा तो इसको मेटा बोलते हैं और 4 पे अगर जुड़ेगा तो उसको बोलते हैं पैरा। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अगला रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण। तो यह क्रिया क्या होती है समझिए। देखिए किसी एल्कोक्साइड को एल्किल हाइलाइड अर्थात उसमें प्राथमिक या द्वितीयक एमीन भी हो सकते हैं, ठीक है, हाइलाइड हो सकते हैं, के साथ गर्म करने पर ईथर का प्राप्त होना विलियमसन संश्लेषण कहलाता है। जैसे सोडियम एथॉक्साइड को, यह है सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र, एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। यह क्रिया SN2 अपक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, SN2 और SN1 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। वो देखो इसमें क्या बोला था, सोडियम एथॉक्साइड। तो देखो सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म कर रहे थे तो इससे क्या बन गया, डाइएथिल ईथर, और क्या निकल जाएगा, सोडियम आयोडाइड। इसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड ले लें, ठीक है, और इसको आइसोप्रोपिल आयोडाइड ले ले तब इसके साथ क्रिया कराते हैं तो ये बन जाता है अपना 2-एथॉक्सी प्रोपेन और सोडियम आयोडाइड। ठीक है, ये देखो ये है, ये प्राथमिक एमीन था। ठीक है, और ये जो होता है ये द्वितीयक एमीन। ये प्राथमिक एमीन और तृतीयक एमीन से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ आप समझ सकते हैं। अगला समझिए,
देखो ये है ओजोनोलिसिस, ठीक है, या इसी को ओजोनोकृत भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझिए जरा, देखो एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ओजोन के साथ योग अपक्रिया देता है, जिससे प्राप्त ओजोनाइड, ठीक है, अस्थायी होते हैं। ओजोनाइड का जिंक व जल के मिश्रण द्वारा अपचयन कराने पर या ZN या Cl द्वारा अपचयन करने पर एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को ओजोनोलिसिस कहते हैं। ओजोनोलिसिस में C डबल बॉन्ड C बंध टूट जाता है। प्राप्त एल्डिहाइड और कीटोन की संरचना द्वारा द्विबंध की स्थिति का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो इसमें उदाहरण समझ लीजिए आप। देखो इसमें लिखा है एल्कीन, इस बात को ध्यान रखे रहना, क्योंकि एल्कीन का ही जब हम लोग ओजोनीकृत कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, ओजोनाइड, ठीक है। अब वो अस्थायी होता है, जैसे कि यहाँ समझिए, ठीक है। इसमें कई सारे उदाहरण हैं, आप एक उदाहरण अच्छे समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड लग गया, इसका मतलब एल्कीन हो गया, ठीक है। इसको हम लोग ओजोन के साथ क्रिया कराते हैं और खास कर ये उपस्थिति होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में CCl4, ठीक है। इसको जब हम लोग क्रिया कराते हैं तो ये बनता है ओजोनाइड, जैसा कि यहाँ बना। देखिए ये कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं है, बस अगर मैं इसी का स्ट्रक्चर ओपन करें, देखो क्या होता है, R इसको हम लोग CH लिख सकते थे। यहाँ से भी सेम वर्क होता है, जैसे एक बांड तोड़ देते हैं और तीनों O को यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक है, उससे बन जाता है ओजोनाइड। अब इसका पुनः अपचयन कराते हैं, ठीक है। अब जब अपचयन कराते हैं तो ये जो H होता है ये इसके साथ निकल जाता है। यहाँ पर ये इतना ध्यान से देखो, ठीक है, उसे समझिए आप। अगर ये इतना ध्यान से हम लोग देखें तो ध्यान से देखो HCHO ही लिखा है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर देखो HCHO ये लिखा है। अब यहाँ पर देखिए ये, तो ये इतना लिखा है RCHO, देखो ध्यान से, RCHO ही लिखा ना, RCHO, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। और ये इतना देखो, इतना लिखना, या तो SCHO मैंने जो बोला फॉर्मल्डिहाइड बनता है। सेम टू सेम इसी प्रकार क्या किया जाता है। अगला देखो, ये भी एल्कीन का ही इसी का उदाहरण है। तो इसमें भी यही बॉन्ड हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं, एक एक O को जोड़ देते हैं और ये जो रहेगा लेफ्ट और राइट में से जोड़ देते हैं। उसके बाद इसका अपचयन कराएंगे तो यहाँ इसकी इतना की उपस्थिति में होती है तो ये इतना अलग हो जाए, देखो यहाँ से एक जल निकाल देगा, ठीक है। तो इसे आप देख लीजिएगा ध्यान से। अब अगला हम समझते हैं, अगला क्रिया देखिए, गाटरमान, ठीक है, कोच, इसमें देखो कोक लिखा है, कोच भी होता है, ठीक है, जैसा कि इंग्लिश वर्ड में समझिए, ठीक है। गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, तो ये क्या होता है, वह क्रिया जिसमें बेंजीन और उसके समजात, ठीक है, जो मतलब बेंजीन की ही समान हो, कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के मिश्रण के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करके उनके एल्डिहाइड देते हैं, तो वह क्रिया गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण कहलाती है। जैसे देखिए इसमें हमने बेंजीन लिया और इसको क्या कर दिया, देखिए उसमें लिखा हुआ था, ध्यान समझिए, कार्बन मोनोऑक्साइड देखो और HCl, इन दोनों का मिश्रण ले लेते हैं और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराना था, ये लोग क्रिया करा दिए। अब इसके साथ क्रिया करके क्या बना देता है, देखो जैसे ये सब जो होते हैं ये सब हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के HCl के साथ ये तो अपना सेम रहेगा और देखो यहाँ पर जुड़ गया आके तो CHO हो जाता है। अब उसी को चाहे हम लोग क्या लिखें, CHO, ठीक है, क्योंकि CHO एल्डिहाइड है तो इससे क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड, देखिए यहाँ पर बन गया, ठीक है। और इस अपक्रिया का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड के निर्माण में, जैसा कि यहाँ देखिए बन गया बेंजल्डिहाइड। अगला समझते हैं, देखिए अगला क्या है, डाईएजो अपक्रिया। डाईएजो अपक्रिया क्या होती है वो समझिए, वह क्रिया जिसमें एरोमेटिक प्राथमिक एमीन सोडियम नाइट्राइड व कम HCl के मिश्रण के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपक्रिया द्वारा एमीनो समूह को डाईएजो समूह में परिवर्तित करते हो, डाईएजो अपक्रिया कहलाती है। जैसा कि यहाँ देखिए ये NH2 एमीन है और इसको इतना की उपस्थिति में इसके साथ क्रिया कराते हैं, जिससे देखो यहाँ बन गया N2Cl, उसको हम लोग बोलते हैं डाईएजो समूह, ठीक है। तो डाईएजो समूह बन गया, यही अपक्रिया क्या कहलाती है, डाईएजो अपक्रिया। इसमें समझ लेते हैं, जैसे एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड व कम HCl के मिश्रण के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अपक्रिया कराने पर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। और ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का प्रयोगशाला विधि भी है बनाने की, ठीक है, समझिए। ये C6H5NH2 ये अपना एनिलीन है और सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ इसके मिश्रण के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड अपक्रिया करके क्या बना दिया, बेंजीन डाईएजोनियम
क्लोराइड और NaCl और जल बना देता है। ये क्रिया कहलाती है डायजो अक्रिया। देखिए ये बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगला समझिए, अगला अपक्रिया है स्टेफन अपक्रिया। देखो वह अपक्रिया जिसमें एल्किल साइनाइड का एसिएंट Cl2 व सांद्र HCl के मिश्रण द्वारा अपचयन कराने पर एमिनो क्लोराइड प्राप्त हो, जल अपघटित होकर एल्डिहाइड देते हो, स्टीफन अपक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, तो इसे समझ लो आप ध्यान से। देखो बोला है वह अपक्रिया इसमें एल्किल साइनाइड, देखो ये एल्किल साइनाइड ले लिए, ठीक है। अब देखो इसमें फिर कह रहा है SnCl2 व सांद्र HCl, देखो ये इसकी उपस्थिति का काम करता है। अपचयन बोला था, ये देखो समूह जो यहाँ HCl होता है वो अपचयन का भी काम करेगा, इसका भी काम करेगा। इसके साथ हम लोग क्रिया करा देंगे तो यहाँ से एक बांड टूट जाएगा, और जैसे ही एक बांड टूटेगा एक H C को दे देंगे, एक H हम लोग N को दे देंगे, जैसा देखो यहाँ बन गया इम्यूनो क्लोराइड। अब इसके बाद इसका फिर देखो क्या कर रहा था, जल अपघटन कर देते हैं, ठीक है, ये इम्यूनो क्लोराइड बनता है। इसके बाद जब देखिए यहाँ पे इसका जल अपघटन करेंगे तो यहाँ से बन जाता है NH4Cl और एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इतना H दोनों ले लो और यहाँ से क्या लिया जाता है, यहाँ से ये सब H ले लो, ठीक है, तो इसके साथ क्रिया करके हमारा क्या बन जाएगा, ठीक है, NH4Cl और यहाँ से एक वो बचेगा तो इसको दे दिया जाता है, तो RCHO देखो एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार ये दूसरा उदाहरण उसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लेना। अगला समझते हैं आप, देखिए अगला है क्लीमेंसेन अपचयन। वह क्रिया जिसमें एल्डिहाइडो व कीटोनों के कार्बोनिल समूह, ये है कार्बोनिल समूह, ठीक है, ZnHG व सांद्र HCl द्वारा मेथिलीन समूह में अपचयित हो जाते हैं, क्लीमेंसेन अपचयन क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो ये समझ लो ध्यान से। पहले आप देखिए ये जो है CO, इसको कार्बोनिल समूह बोलते हैं, इसका अपचयन करते हैं तो ये बनता है मेथिनील समूह, ठीक है, समझ गए ना। देखो कुछ क्या नहीं जाता, ये जो बांड होता है इसी बांड को हम लोग तोड़ देते हैं, जैसे तोड़ेंगे H इसको 2 ठू दे देगा कार्बन को, और यहाँ से ये O और ये H के साथ क्रिया करके अपना जल निकाल देगा। अब देखो कुछ करना नहीं है, इसके दर पे हम लोग H जो जोड़ दिए तो यहाँ देखो सेम आएगा, सेम इसको 2 बांड एक तोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन देंगे, देखो ये बन गया, या इसी को हम लोग CH4 लिख देते हैं और इसके साथ जल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब इसके दर पे आप फॉर्मल्डिहाइड ले सकते हैं, एस्टल्डिहाइड ले सकते हैं, एसीटोन ले सकते हैं, इन लोगों में कोई परिवर्तन नहीं, बस एक एक बांड तोड़ना है, 2 हाइड्रोजन इसको देना है, एक बांड तोड़ना है, 2 हाइड्रोजन देना और O को जल के साथ निकाल देना है H के साथ क्रिया करके, ठीक है। अगला समझिए, अगला है 23 नंबर एसिटिलीकरण। देखो किसी बांड OH मतलब एल्कोहल या बांड NH2 समूह के हाइड्रोजन परमाणु का एसिटिल, ये इतना एसिटिल है, ठीक है, समूह द्वारा विस्थापन एसिटिलीकरण कहलाता है। यह प्रक्रम एसिटिल क्लोराइड, ये एसिटिल क्लोराइड का सूत्र है, एसिटिल एनहाइड्राइड या ग्लेशियल एसिटिल अम्ल द्वारा किया जाता है। उदाहरण देखिए, देखो ROH मतलब एल्कोहल हो गया, देखो ये जो एसिटिल क्लोराइड है, ये एसिटिल क्लोराइड को अपोजिट में से Cl लिख दिया है तो एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, इसके साथ क्रिया करा के बना देता है एसिटिल समूह, और यहाँ से इसलिए ये Cl को अलग कर दिया है। देखो अब इसी में उदाहरण भी आप समझ सकते हैं, देखिए देखो इसे समझो, ठीक है, ध्यान से देखिए, देखो ये है एमीन और एसिटिल क्लोराइड, यहाँ देखो HCl अलग हो जाएगा, जो कुछ बचा देखो RNH और यहाँ से COCH3, इसको बोलते हैं एसिटिल व्युत्पन्न। अब इस R के दर पे हम लोग कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे CH3 रख सकते हैं, इसके समूह से C2H5 रख सकते हैं, ठीक है, तो इसी R के दर पे अगर CH3 मिथिल रखें तो मिथिल आ जाएगा, C2H5 रखें एथिल तो एथिल आ जाएगा, और HCl अलग हो जाएगा, समझ गए ना। थोड़ा सा समझ लीजिए कि इस प्रक्रम का उपयोग एमिनो तथा हाइड्रोक्सी समूहों की संख्या ज्ञात करने में होता है, ठीक है। अगला हम अगली अपक्रिया और लास्ट अपक्रिया देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो उसे समझिए। देखिए ये हैलोफॉर्म अपक्रिया, तो हैलोफॉर्म अपक्रिया क्या होती है वो क्या समझ लेते हैं। देखिए वह अपक्रिया जिसमें देखो ये इतने को बोला जाता है मिथिल कीटोनिक समूह, ठीक है, वाले एल्डिहाइड व कीटोन हाइड्रोजनों के साथ कास्टिक क्षारों के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया करके हैलोफॉर्म, ये इतना हैलोफॉर्म का समूह है, ठीक है, बनाते हैं। अतः हैलोफॉर्म बनने के कारण इस अपक्रिया को हैलोफॉर्म अपक्रिया कहते हैं, ठीक है, समझिए। यह क्रिया C2H5OH, C6H5CHOH CH3 व CH3CHOH
बॉन्ड है, ठीक है, CH3। जैसे यौगिक भी देते हैं मतलब बनाते हैं, क्योंकि ये हाइलोजनों, ठीक है, से पहले ऑक्सीकृत होकर मेथिल कीटोनिक समूह के यौगिक बनाते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ समझिए ये है इतना मेथिल कीटोनिक समूह। अब इसको NaOC यक्स के साथ क्रिया कराएंगे तो पहले ये समझ लीजिए कि R जो होता है वो एल्किल समूह होता है। एल्किल के दर पे हम लोग CH3 भी रख सकते हैं, C2H5 भी रख सकते हैं, और यक्स जो यहाँ पर होता है वो हाइलोजन होता है। जैसा कि इस जगह Cl भी रख सकते हैं, Br भी रख सकते हैं, I भी रख सकते हैं। इसके साथ क्रिया कराकर बनाना सोडियम लवण बनाता है और हाइलोफार्म क्रिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर अपना मेन मकसद है हाइलोफार्म बनाना, इसीलिए यह क्रिया कहलाती है हाइलोफार्म क्रिया। देखो यक्स दर पे अगर हम लोग Cl रख देते हैं, ठीक है, तो वो Cl के Cl3 हो जाएगा। समान में समझ लेते हैं, देखिए जैसे अगर Cl रख दिए तो ये CH और यहाँ पर Cl3 बन जाएगा, तो क्लोरोफार्म बन जाएगा। अब इसी की दर पे मान लेते हैं Br रख देंगे तो यहाँ पर Br3 आ जाएगा, तो ब्रोमोफार्म हो जाएगा। अगर इसी की दर पे I3 रख देते हैं तो आइडोफार्म क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो तीनों प्रकार की क्रिया इसमें प्राप्त होती है। ठीक, तो ये 24 आप लोगों के अब क्रियाएं थी जो कि एग्जाम के थ्रू बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।